हेलो डियर स्टूडेंट, एनपी क्लासेस में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। और कक्षा 9 के गणित का प्रश्नावली 1C अध्याय 1C के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें आप लोगों को 3 टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, जैसे परिमेय संख्याओं की अपर्याप्तता, 2 परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना और परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। परिमेय संख्याओं की अपर्याप्तता का यह तात्पर्य है कि हम परिमेय संख्याओं का इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे कि परिमेय संख्याओं को किन किन रूपों में हम व्यक्त कर सकते हैं और किन किन रूपों में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे कि लंबाई हो गया, दूरी हो गया, या किसी तौल को मापने के लिए हम परिमेय संख्याओं का अधिकतर प्रयोग करते हैं। तो परिमेय संख्याओं की अपर्याप्तता में हम ये जानेंगे कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं, जैसे कि सामान्यतः हम लोग अपने दैनिक जीवन में लंबाई हो गया या कोई दूरी हो गई या माप तौल की वस्तुएं हो गई या माप तौल हो गया, इन सब का उपयोग जो है, इन सब को मापने के लिए जो है हम परिमेय संख्याओं का ही उपयोग करते हैं। जैसे कि कहते हैं कि 20/3 मीटर या 60/3 मीटर, ऐसे कहते हैं। या कहते हैं कि 2 सही 1/4 किलोग्राम। कोई भी वस्तु जो है अगर हम मापते हैं या तौलते हैं तो सामान्यतः उसे हम किस में बोलते हैं या किस में व्यक्त करते हैं? तो सामान्यतः हम उसे व्यक्त करते हैं परिमेय संख्याओं में। लेकिन कुछ ऐसी भी लंबाइयां, दूरियां या माप तौल होते हैं जिनको हम परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, यानी कि परिमेय संख्याओं से ही सब कुछ व्यक्त नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो परिमेय संख्याएं व्यक्त नहीं कर पाता है। तो देखिए, इसको जानने से पहले हमें जानना होगा एक पाइथागोरस प्रमेय। ज्यामिति का एक पाइथागोरस प्रमेय होता है और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम देखेंगे कि क्या लंबाई, दूरी या माप तौल को हम परिमेय संख्याओं के अतिरिक्त किसी और संख्या में भी ये सब चीजें आती है क्या? जैसे लंबाई हो गया, दूरी हो गया, क्या ये किसी और रूप में भी प्राप्त होती हैं? तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय को समझते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि यह जो पाइथागोरस प्रमेय है एक समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। और समकोण त्रिभुज में कम से कम एक कोण जो है 90 अंश का होना चाहिए। तो हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ए, बी और सी। माना एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है, और ए बी को हम 1 मान लें और बीसी को भी 1 मान लें, तो एसी को हमने यक्स मान लिया। यानी कि माना ए बी बराबर यक्स नहीं, ए बी बराबर 1, ए बी बराबर 1, BC बराबर 1 और AC बराबर x। और पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? तो पाइथागोरस प्रमेय बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। तो बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग शेष 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि कर्ण यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 2 छोटी भुजाएं कौन सी हो रही हैं? तो ए बी और बी सी, यानी कि ए बी और प्लस बी सी का क्या कर देंगे? वर्ग। या तो देखिए, अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय बहुत आसानी से लिखना है तो उसके लिए सबसे आसान तो ये होता है कि आप क्या करेंगे, इसमें देख लीजिए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? तो इसमें सबसे बड़ी भुजा हमारी कौन सी है? एक्स है। तो एक्स को एक साइड में लिख लीजिए और जो 2 छोटी छोटी भुजाएं होंगी उनको दूसरे साइड में जोड़कर लिख लीजिए। तो दूसरी छोटी छोटी भुजाएं कौन सी है? ए बी प्लस बी सी।
अब क्या करते हैं, सब पे स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे तो ये हमारा बन जाता है पाइथागोरस प्रमेय। आप ये जो पाइथागोरस प्रमेय का ये जो हमने तरीका बताया, या आप कहीं पे भी लागू करेंगे तो ये लागू हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर एक और समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं। इस समकोण त्रिभुज में अगर इसका नाम रखते हैं P, इसका नाम रखते हैं Q और इसका नाम रखते हैं R, तो इसमें सबसे पहले तो 90 अंश या जो समकोण होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, हमारी कर्ण होती है, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कर्ण यहाँ पर ये हो गया। तो अब क्या करेंगे आप, छोटा, वैसे भी देखिए छोटा धन छोटा बराबर क्या होता है, बड़ा होता है। तो छोटी छोटी भुजाएं लिख लीजिए। छोटी भुजाएं कौन कौन सी है, तो PQ एक छोटी भुजा है, ये वाली छोटी भुजा, और प्लस PR भी छोटी भुजा है, और बराबर QR जो है ये बड़ी भुजा है। यानी कि हमने क्या लिखा, किस तरह से लिखा, छोटा धन छोटा बराबर बड़ा, और सब पे स्क्वायर कर देते हैं। तो ये बन जाता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। तो इस तरह से आप लोग जो है आसानी से पाइथागोरस प्रमेय को जो है बना सकते हैं, या पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लिख सकते हैं। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहां पर AB के जगह पे हम कितना रखेंगे, 1 का स्क्वायर, और BC के जगह पे कितना रखेंगे, 1 का स्क्वायर, और x स्क्वायर है तो ये तो x स्क्वायर ही रहेगा। x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा। और दोनों पक्षों का यदि वर्गमूल लेते हैं तो इसका जोड़ा बन जाएगा, तो ये करड़ी से बाहर आ जाएगा। x गुणे x बराबर x होता है जब रूट में रहता है तब, और यहां पर करड़ी में 2 हो गया। तो आप यहां पर देखेंगे कि जो कर्ण है हमारा, जो कर्ण है वह परिमेय संख्या के रूप में आया कि अपरिमेय संख्या के रूप में। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो है अपरिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होता है, यानी कि करड़ी में 2 कोई परिमेय संख्या नहीं हो सकता। तो ये जो है यानी कि ये, अब ये AC क्या है, AC क्या है, एक तरह से ये लंबाई ही तो है। AC क्या है, एक प्रकार की लंबाई है, और इस लंबाई को, इस लंबाई, यह जो लंबाई है यह किस में आ रही है, करड़ी में 2 में, करड़ी में 2 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि करड़ी में 2 जो है अपरिमेय संख्या है, और लंबाई, दूरी या माप तौल में करड़ी वाले भी आ जाते हैं, और जब करड़ी में आते हैं तो वो परिमेय संख्याएं नहीं हो सकती। अगर बात की जाए करड़ी में 2 को संख्या रेखा पर दर्शाने की, करड़ी में 2 को संख्या रेखा पर दर्शाने की बात की जाए तो हम संख्या रेखा पर इसे कैसे निरूपित कर सकते हैं। तो संख्या रेखा पर निरूपित करना बहुत ही आसान होता है। पहले तो हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा लेंगे, एक संख्या रेखा, और इसमें ले लेंगे 0 1 2, ऐसे हम ले सकते हैं संख्या रेखा पर। ये प्लस वाले होते हैं, और वैसे भी ये 1 और 1 क्या है, प्लस में ही है। तो हम क्या करेंगे, 0 जो है, 0 पर एक बिंदु A मान लेते हैं, और 0 से यहां तक की बीच की दूरी कितनी है, 1 है। तो देखिए AB, A को हमने A पर मान लिया, तो B को हमने 1 पे मान लिया, तो A और B के बीच की दूरी कितनी हो गई, 1 हो गई। और 20 पर हम एक लंब डालते हैं, B पर एक लंब डालते हैं, जो कि कितना लंबा होना चाहिए, 1 लंबा होना चाहिए, मतलब 1 सेंटीमीटर हो या 1 मीटर हो, 1 लंबा होना चाहिए। और हम यहां पर C मान लेंगे, और C को किससे मिला देंगे, A से मिला देंगे, C को A से मिला देंगे। इसके बाद से जो 0 है हमारा, यानी कि AC कितना लाया गया था, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई थी, करड़ी में 2, और इस करड़ी में 2 को हम क्या करने वाले हैं, एक संख्या रेखा पर दर्शाने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, O को, ये जो A है, A को केंद्र मानते हैं, और AC दूरी लेकर के, ये जो AC दूरी है, ये AC दूरी लेकर के हम एक चाप खींचते हैं इस तरह से। तो शून्य वाले को हमने क्या माना, केंद्र माना, यानी कि जो प्रकार होता है हमारा, प्रकार की नोक को हम कहां पे रखेंगे, शून्य पे रखेंगे, और जो पेंसिल होती है उसको C पर रख करके एक वृत्त चाप खींचते हैं। और यह वृत्त जो रेखा है, संख्या रेखा, उसको P पर अगर प्रतिच्छेद करें तो AP बराबर कितना हो जाएगा, AP, क्योंकि देखिए AC करड़ी में 2 है, तो AP भी करड़ी में 2 हो जाएगा। अर्थात 0 से लेकर के, और जो P है,
एक के बाद p है, यही हमारा क्या हो जाएगा करड़ी में 2, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा करड़ी में 2। तो इस तरह से हम करड़ी में 2 को या करड़ी में 3 को या करड़ी में 5 को या करड़ी में 7 को संख्या रेखा पर हम दर्शा सकते हैं, जो कि कैसी संख्याएं हैं, तो अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं। तो इस तरह से हम इसे निरूपित कर सकते हैं। इसके बाद से आता है दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना, यानी कि दो संख्याएं हैं और उन दो संख्याओं के बीच जो है एक हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना, जैसे कि दो परिमेय संख्याएं कोई हम ले लेते हैं, जैसे कि एक हो गई हमारी परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या अगर हम ले लेते हैं 2 और दूसरी परिमेय संख्या 3, तो इसके बीच में एक और परिमेय संख्या आपको लिखनी है। तो इसके बीच में एक और परिमेय संख्या लिखने के लिए दो विधियां होती हैं, दो तरीके होते हैं। तो दो विधियों में से हम दोनों विधियों को सीखेंगे। तो हमारा प्रथम जो विधि है, प्रथम विधि ये होता है कि बीच में अगर एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 तथा 3 के बीच एक परिमेय संख्या बराबर दोनों को जोड़ देते हैं और जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 3 5, 5/2, यानी कि चाहे तो आप इसको ऐसे ही आंसर लिख सकते हैं या 2.5 भी लिख सकते हैं। अब देखिए इनके बीच का होना चाहिए। तो देखिए ये जो 2.5 आया है यह 2 से बड़ा है और 3 से क्या है, छोटा है, और ऐसा ही होना चाहिए, तभी तो हम कह सकते हैं कि ये जो परिमेय संख्या आई है यह दो परिमेय संख्याओं 2 और 3 के बीच में उपस्थित है। तो इस तरह से अगर इनके बीच में 2 और 3 के बीच में 2 और 3 के बीच में अगर 3 परिमेय संख्याएं पूछे आपसे, 3 परिमेय संख्या पूछे, तो कैसे निकालेंगे। तो 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए भी वही तरीका होता है, लिखेंगे 2 तथा 3 के बीच परिमेय संख्या बराबर 2-3/2 बराबर 5/2। तो अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि 2 और 3 के बीच में क्या आ गया, 5/2 आ गया। 2 और 3 के बीच में 5/2 आ गया। अब इसके और इसके बीच में हम एक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, तो लिखेंगे 2 तथा 5/2 के बीच परिमेय संख्या, 2 तथा 5/2 के बीच परिमेय संख्या। तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, 2-5/2 पूरे के बटे 2, यानी कि अब इसका लौसा लेके ऊपर वाले का जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 5, 9/2, और नीचे देखिए 2 है तो गुणे का चिन्ह लगा के इसको उल्टा कर दें तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि 9/4 हो गया। यानी कि 2 और 5/2 के बीच में क्या आ गया, 9/4 आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसके पहले और इसके बीच में भी निकाल सकते हैं, इसके और इसके बीच में भी निकाल सकते हैं, फिर इसके और इसके बीच में भी आप निकाल सकते हैं। यानी कि फिर से आपको एक और परिमेय संख्या चाहिए तो किसी भी दो के बीच में आप उस परिमेय संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, 5/2 और 3 के बीच में निकाल के दिखा रहे हैं आप लोगों को। वैसे तो आप चाहें तो 2 और 9/4 के बीच में भी कर सकते हैं। तो 5/2 तथा 3 के बीच परिमेय संख्या, एक और परिमेय संख्या निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा हमारा 5/2 प्लस 3/2। तो इसका लौसा लेके अगर जोड़ते हैं, लौसा लेके जोड़े अगर, तो 2 तिहाई 6, 6 5 11/2, और गुणे का चिन्ह लगा के देखिए 2 है तो 2 के नीचे कितना होता है, 1 होता है, हमेशा रहता है।
तो जब कभी भी सवाल में एक से अधिक बटे का चिन्ह नजर आता है तो मुख्य बटे से ऊपर वाला अंश होता है और मुख्य बटे से नीचे वाला हर होता है। अंश को वैसे ही लिख के और हम हर का उल्टा कर देते हैं, यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो टोटल 11 कन्नम 11 बटे 2 दूनी 4। तो आप क्या लिख सकते हैं कि 2 तथा 3 के बीच 2 तथा 3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्या बराबर क्या क्या आया है, यहाँ 11/4 आ चुका है। तो आप लिख सकते हैं 9/4 कामा 5/2 कामा 11/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 9/4 5/2 11/4, इस आंसर को आप लोग देखिए कोई जरूरी नहीं कि यही 3 आंसर हो, और भी आंसर हो सकते हैं। इसके और इसके बीच में परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, इसके और इसके बीच में परिमेय संख्या, फिर इसके और इसके बीच में परिमेय संख्या है। इस तरह से 2 करके क्या करना है, दोनों को जोड़ लेना है और जोड़ के 2 से भाग दे देना है। तो भाग देने के बाद जो आएगा वो बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से पहली विधि हमारी ये थी कि 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना। एक परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो बहुत ही आसान होता है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को करके बताया गया, एक होता है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दिया जाता है। अगर वही 3 परिमेय संख्याएं पूछता है तो हम क्या करते हैं, कई बार जो है उसे सॉल्व करना पड़ता है हमें। तो चलिए हम अब देखते हैं दूसरी विधि। द्वितीय विधि वैसे बहुत अच्छी लगती है, द्वितीय विधि, और बहुत ही आसान विधि भी है। द्वितीय विधि में हम क्या करते हैं, मान लीजिए प्रश्न है 2 तथा 3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो तथा 3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 2 तथा 3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए आपको एक फार्मूला जो है थोड़ा सा याद करना पड़ता है, और इसमें यह ध्यान देना होता है कि जो बड़ा हो, 2 और 3 में जो बड़ा हो वो b होता है और जो छोटा होता है वह a होता है। या सिंपल सा a बराबर छोटा यानी कि 2 और b बराबर बड़ा यानी कि 3 आपको मान लेना है। और इसके बाद से हम क्या करते हैं, अपना फार्मूला लिखते हैं, और फार्मूला होता है हमारा x के रूप में। और एक चीज यहाँ पे जो 3 परिमेय संख्याएं पूछता है, तो 3 परिमेय संख्याओं के लिए n बराबर आपको 3 लेना होगा। आप 4 नहीं ले सकते, 5 नहीं ले सकते। अगर कहेगा 5 परिमेय संख्याएं तो आपको 5 लेना होगा। अगर कहेगा 6 परिमेय संख्याएं तो 6 लेना होगा। यानी कि जितनी परिमेय संख्याएं आपसे पूछी जाएंगी उतनी ही n बराबर उतनी ही वैल्यू आपको लेनी होती है। अब इसके बाद से हम एक फार्मूला लगाते हैं, x बराबर b माइनस a बाई n प्लस 1। ये फार्मूला लगाते हैं हम, x बराबर b माइनस a बाई n प्लस 1। b की वैल्यू कितनी है, 3 है, रख दीजिए, और a की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस 1 तो 1 ही रहेगा। यानी कि टोटल हो जाएगा ये हमारा 3 में से 2 घटाएंगे 1 हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा। इस तरह से x बराबर हो जाता है 1/4। फिर क्या करते हैं, अगर 3 परिमेय संख्याएं पूछा है तो यहां पे लिखिएगा पहली परिमेय संख्या बराबर a प्लस x। अगर दूसरा पूछेगा, दूसरा निकालना होगा आपको, तो a वैसे ही रहेगा प्लस 2x हो जाएगा, और तीसरी जब निकालेंगे तो a प्लस 3x। और यदि देखिए 3 से ज्यादा तो इससे निकाल भी नहीं सकते आप, क्योंकि 3 परिमेय संख्याएं पूछा है और n की वैल्यू आपने 3 लिया है। अगर आपसे कोई कह देता है कि 4 परिमेय संख्या निकाल के देखिए, निकाल के बताइए, तो उसके लिए आपको n बराबर 4 लेकर के फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि 3 परिमेय संख्याओं के लिए आपने लगाया और फिर अगर कोई 4 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहता है तो उसी में a प्लस 4x कर दीजिए, तो ये गलत हो जाता है। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 है, और x की वैल्यू कितनी है, 1/4। तो ये एलसीएम अगर लेते हैं तो देखिए, अगर आपको एलसीएम लेके जोड़ने नहीं आता है
तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको एक अलग से वीडियो बना करके डाल देंगे छोटा सा, जिसमें भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग सब इंक्लूड कर देंगे। अगर नहीं आएगा, आता होगा आप लोगों को तो वैसे भी इस वीडियो में थोड़ा सा बता ही दे रहे हैं। देखिए 1 और 4 का हम एलसीएम लेंगे तो 1 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, लॉसो लघुत्तम समापवर्तक जो आप लोग पढ़े हैं। 1 से 4 में अगर भाग देते हैं तो 4 बचता है, हर का हर में भाग देते हैं 4 बचेगा, 4 का ऊपर गुणा कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा, प्लस 4 से फिर 4 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया 9/4 हो गया। तो ये हमारी पहली परिमेय संख्या हो गई। और फिर अगर आपको दूसरी परिमेय संख्या निकालनी है तो दूसरी परिमेय संख्या तो दूसरी परिमेय संख्या के लिए फिर से क्या करना है, आपको पूरा प्रोसेस नहीं करना है। अब आपको a प्लस 2x लेना है। तो a की वैल्यू कितनी है, यहां से शुरू में ही देख सकते हैं, a की वैल्यू 2 है तो 2 ले लेंगे, और 2x यानी कि 2 गुणे x की वैल्यू 1/4 जो कि निकाला गया है यहाँ पे। अब 2 दूनी 4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 धन 1/2 हुआ, इसका नीचे 1 लिख सकते हैं, और फिर लॉसा लीजिए तो लॉसा कितना हो जाएगा 2, 1 से 2 में भाग देंगे 2 बचेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 में भाग देंगे 1 बचेगा, 1 एकम 1 यानी कि 5/2 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू भी पहले आ चुकी थी, 5/2 जो है पहली परिमेय संख्या आई थी हमारी, तो आगे पीछे हो सकता है आंसर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर तीसरी परिमेय संख्या, तो तीसरी परिमेय संख्या के लिए a प्लस 3x ले लेंगे, जिसमें a की वैल्यू कितनी है तो वही वाली 2 लेंगे, 3 गुणे x की वैल्यू कितनी है तो x की वैल्यू 1/4 है। तो अब ये तो कटने वाला नहीं है, तो 2 धन 3 एकम 3/4, एलसीएम अगर लेते हैं, देखिए नीचे 1 आप लिखें या 9 लिखें, वहां पे नीचे 1 होता है, एलसीएम 4 हो जाएगा, और यहाँ 1 है तो 1 से 4 में भाग देंगे, ये 2 की बात नहीं कर रहे हैं हम, 1 की बात कर रहे हैं, 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, प्लस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 तिहाई 3, यानी कि टोटल हो जाएगा 8 3 11/4। अतः 2 तथा 3 के बीच की 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जा रही हैं, तो एक तो हमारा पहली परिमेय संख्या कितनी आई है 9/4, दूसरी परिमेय संख्या क्या आई है 5/2, और तीसरी परिमेय संख्या क्या आई है 11/4। और इस तरह से हम 2 परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या आसानी से जो है ज्ञात कर सकते हैं। अगर वही 4 परिमेय संख्याएं पूछता है तो आपको क्या करना है, बस n की जगह पे 4 ले लेना है, a छोटे वाला b बड़े वाला लेकर के, और उसके बाद से पहले फार्मूले पे रख करके x की वैल्यू निकालनी है, फिर x प्लस a, x प्लस 2a, a प्लस 2a, a प्लस 3x, इस तरह से जो है आप ज्ञात कर सकते हैं a प्लस x, a प्लस 2x, a प्लस 3x, a प्लस 4x, a प्लस 5x, इस तरह से अगर 3 पूछेगा तो 3, 4 पूछेगा तो 4, और 5 पूछेगा तो 5 परिमेय संख्याएं भी आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद से अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और हमारा अगला टॉपिक है परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। परिमेय संख्याओं को हम दशमलव में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, परिमेय संख्याओं को दशमलव में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, तो इसके लिए तो आपको क्या करना होगा, भाग देना होगा, भाग दे करके आप जो है उसे परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। और प्रत्येक परिमेय संख्या को शांत दशमलव के रूप में या अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। जैसे हम लोग भाग देते हैं सिंपल सा, जैसे अगर 5/2 लें, 5/2, तो इसका दशमलव रूप क्या होगा,
2.5 और इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत। अगर वही हम एक में तीन से भाग देते हैं तो 3 एकम 3, देखिए ऐसे भाग दे रहे हैं, अगर 3/1 कर रहे हैं तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिक 9, फिर 1 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव तो लगा ही है, 0 बढ़ा सकते हैं, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये जो होगा ये चलता रहेगा, नहीं कि 0.333 डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा। तो ये क्या है, ये शांत तो है नहीं, लेकिन कैसा है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। देखिए अशांत को अनवसानी भी कहा जाता है, अशांत को अनवसानी आवर्ती भी कहा जाता है, आवर्ती को पुनरावृत्ति भी कहा जाता है। तो अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती। और फिर अगर 7/6 है, 7/6, तो इसको हम दशमलव में कैसे निरूपित करेंगे, तो आप लोग पिछली कक्षाओं में भाग पढ़ चुके होंगे। तो भाग जैसे 6 से अगर हम 7 में भाग देते हैं तो 6 एकम 6 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 एकम 6, फिर कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, और दशमलव लगा ही है, फिर 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे 6 छके 36, और यहाँ पे फिर 4 बचेगा, और दशमलव लगा ही है, फिर से यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, और 6 छके 36, यानी कि अब देख रहे हैं कि 1.16666 ऐसे यह जो है मिलता रहेगा, यानी कि 7/6 का दशमलव प्रसार 1.1666 डॉट डॉट ऐसे जो है हो जाता है। तो ये भी क्या होगा हमारा, अशांत आवर्ती होगा, ये भी हमारा अशांत आवर्ती हो जाता है। तो इस तरह से परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण आप लोग कर सकते हैं कि अगर कोई परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का हम दशमलव निरूपण कैसे करेंगे, तो भाग दे करके देख सकते हैं। और उसके बाद से यदि हम परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण करते हैं तो वह केवल 2 तरह से प्राप्त हो सकता है, या तो शांत प्राप्त होगा या तो अशांत आवर्ती प्राप्त होता है, या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होगा। लेकिन अशांत अनावर्ती नहीं आएगा, क्योंकि अशांत अनावर्ती केवल अपरिमेय संख्याओं का ही आता है। तो परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण में केवल और केवल शांत अशांत आवर्ती ही आते हैं, इतना आप लोगों को याद रखना है। यदि P और P/Q, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होती है वो किस रूप में लिखी जा सकती है, P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, और P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, यानी कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। और यदि कोई परिमेय संख्या आपको दे दी गई तो आपसे पूछा जाए कि ये शांत है या अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती, तो आप क्या करेंगे, आप Q से P में भाग दे देंगे, मतलब Q से P में नहीं है, लेकिन जो नंबर्स दिए गए होंगे उन नंबर से इसमें भाग देंगे, यानी कि Q से P में भाग देंगे। भाग देने के बाद उसके बाद तब ना बताते हैं। लेकिन इससे अच्छा भी एक तरीका होता है शांत और अशांत पता करने का। तो शांत या अशांत पता करने के लिए हम क्या करते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं पहले। शांत और अशांत पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए दे दिया अगर 3/20, 3/20, ये क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। या फिर दे दिया गया आपको 4/3 दे दिया गया, और फिर दे दिया गया 17/60 दे दिया गया। ये 3 एग्जाम्पल दिए गए, और इनमें पूछा जाए आपसे कि शांत कौन होगा और अशांत कौन होगा, यानी कि शांत कौन होगा और अशांत आवर्ती कौन होगा, तो आप क्या करेंगे। कुछ लोग तो क्या करते हैं 20 से 3 में भाग देने लगते हैं, ये भी सही तरीका है, आप पता कर सकते हैं। लेकिन इससे आसान तरीका ये होता है कि हम जो P/Q रहता है, P/Q यानी कि P/Q, तो Q का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, यानी कि हर का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो करते हैं इसका 3/20 का क्या लिख सकते हैं,
2 × 2 × 5 लिख सकते हैं। तो जब कभी भी हर का अभाज्य गुणनखंड किया जाता है, ये तो हमारा अंश होता है जो कि P कहलाता है, और ये हर होता है जो कि Q कहलाता है। तो हर का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हर के अभाज्य गुणनखंड में अगर केवल 2 आए, या तो खाली 2 आए, केवल 2 आए, या तो केवल 5 आए, या तो 2 और 5 एक साथ आ जाए, जैसा कि इस वाले प्रश्न में 2 और 5 एक साथ आए हैं। इनके अलावा कोई और संख्या नहीं आनी चाहिए, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, कोई और संख्या नहीं आनी चाहिए। केवल और केवल क्या आना चाहिए, या तो केवल 2 आए, या तो केवल 5 आए, या तो दोनों लोग साथ में आए। तो इनको हम कहते हैं शांत। इनको क्या कहा जाएगा, शांत कहा जाएगा। तो लिखते कैसे हैं इनको, 2 पर स्क्वायर गुणे 5 पर 1 लिख सकते हैं ना। तो कहेंगे Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर m गुणे 5 पर n, 2 पर m 5 पर n के रूप का है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो इस तरह से आप जो है किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण पता कर सकते हैं कि उसका दशमलव निरूपण जो होगा वह शांत होगा या अशांत होगा। इसके बाद से हम देखते हैं 4/3 का। तो 4/3 में आपको सीधे सीधे दिख रहा है, इसमें अभाज्य गुणनखंड तो करना ही नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि Q का अभाज्य, Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर m गुणे 5 पर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, ये लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए अशांत आवर्ती क्यों कहेंगे, क्योंकि जितने भी परिमेय संख्याएं होती हैं P/Q के रूप में होती हैं, उन्हें हम अशांत आवर्ती या तो शांत रूप में ही व्यक्त कर सकते हैं। अशांत अनावर्ती तो हो नहीं सकता, क्योंकि अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्याओं का होता है। अब 17/60 का देखते हैं यहाँ पे, 17/60। अगर 17/60 का हम देखें तो 17/60 का गुणनखंड कर दीजिए। तो 2 30 हो गया, 2 15 हो गया, 3 5 हो गया, 5 से काटेंगे तो यानी कि 5 3 15, 15 दूनी 30 दूनी 60। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 आया है, 2 आया है, 5 आया है, परंतु इसके साथ में 3 एक्स्ट्रा नंबर आ चुका है, यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती कहते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 17/2 पर 2 गुणे 5 गुणे 3। लिखेंगे Q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 पर m गुणे 5 पर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती है।
इस तरह से हम पता कर सकते हैं बहुत आसानी से कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, अशांत आवर्ती है। बहुत आसान होता है ये तरीका कि हम हर का गुणनखंड कर देंगे, या तो आपके पास एक तरीका है ही पहले से मौजूद है कि आप क्या करेंगे, ये भाग वाली विधि अपनाएंगे, और भाग वाली विधि अपनाएंगे तो भी पता कर सकते हैं कि ये शांत होगा कि अशांत होगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। इसमें क्या करना होता है, ये हम आपको लिख के बता रहे हैं तो फिर इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो आपसे अगर कोई पूछता है सिंपल सा कि 3/21 शांत, 3/24 शांत होगा या अशांत, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 3 से पहले इसको 24 को काट दीजिए, कितना हो जाएगा 8। तो ऊपर भी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ऊपर आपका अभाज्य संख्या लेकिन कटने योग्य ना हो, अंश और हर एक दूसरे से कटने योग्य ना हो, ऐसी संख्या जो है हमें लेनी होती है। तो 1/8 हो गया, 1/8 को हम क्या कर सकते हैं, 1/2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा 3/24 का वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कैसे, क्योंकि इसके हर में केवल और केवल क्या है, 2 है। अगर 2 के अलावा अगर 5 भी आ जाता तब भी शांत होता, अगर फिर 5 आ जाता तब भी शांत होता, लेकिन अगर इसके साथ में अगर 3 आ जाएगा या 7 आ जाएगा या कोई और नंबर आ जाता है तो वह क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। अभी परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण से ही संबंधित यह है कि अगर दशमलव संख्याएं हैं, अब यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा आपका, दशमलव में है तो उन्हें हम किस में व्यक्त करें, परिमेय संख्याओं में। दशमलव के रूप में है, वैसे भी तो ये पहले से ही परिमेय संख्या होगी, तो दशमलव को हम किस में कन्वर्ट कर दें, P/Q के रूप में, यानी कि P/Q के रूप में हमें अगर व्यक्त करना हो, कोई दशमलव प्रसार दे दिया है, जैसे कि पहला अगर हम ले लेते हैं 0.25, ये दशमलव प्रसार है, इसका मतलब दशमलव प्रसार दिया हुआ है, या 0.333 डॉट डॉट ऐसे दिया हुआ है, या 1.2727 डॉट डॉट ऐसे दिया हुआ है। देखिए इसको शॉर्ट में छोटे में हम लिख सकते हैं 0.3 पर बार, 3 पर बार भी लिख सकते हैं। बार का मतलब ये कि ये जो 3 है यही जो है आवर्ती है, यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि रिपीटिंग नंबर है ये। और यहाँ पर 1.27 पर हम बार लिख सकते हैं, लेकिन इस पर हम बार नहीं लिख सकते क्योंकि ये कैसा दशमलव है, तो ये शांत दशमलव है। ये क्या है, अशांत आवर्ती, ये भी है अशांत आवर्ती, और इनको हम व्यक्त कर सकते हैं P/Q के रूप में। तो कैसे व्यक्त करेंगे, ये वाला तो हमारा एकदम सिंपल सा है, 0.25 बराबर 0.25, तो 0.25 को हम लिख सकते हैं 25 बटे, देखिए दशमलव जो है कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद, तो नीचे हर में क्या करते हैं, हर में दशमलव के ठीक नीचे 1 लिख देते हैं, और जितनी संख्याएं होती हैं दशमलव के बाद उतना 0 बढ़ा देते हैं। तो ये हो गया हमारा 25/100, और इसको यदि डिवाइड करते हैं तो 25 चौको 100, यानी कि 1/4। तो देखिए P/Q के रूप में आ गया कि नहीं आ गया ये। तो इस तरह से हम इसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब इसको कैसे P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं, इसको माना जाता है, माना x बराबर, अब ये 0.3 पर बार है तो 0.333 डॉट डॉट ऐसे जो है लिख करके, और इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। इसके बाद से अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो बार कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे, और जब बार 1 नंबर पे होता है तो समीकरण 1 में हम 10 का गुणा करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर, तो हम 10 का गुणा करेंगे तो ये लेफ्ट में भी गुणा होता है और राइट में भी गुणा होता है, तो लेफ्ट साइड में अगर गुणा करते हैं तो 10x हो जाएगा बराबर। इसमें अगर गुणा करते हैं तो देखिए किसी भी दशमलव संख्या में
3.258 अगर ऐसे दिया हुआ है और इसमें 10 का गुणा करते हैं आप, तो गुणा करने पर दशमलव जो है लेफ्ट से राइट की ओर चला जाता है। अगर एक जीरो वाली संख्या से गुणा करते हैं तो एक अंक खिसक जाता है, यानी कि 32.58 हो जाएगा। अगर आप दो जीरो वाले से गुणा करते हैं तो इसका जो गुणा होगा ये 325.8 हो जाएगा, क्योंकि कितना अंक खिसक जाएगा, अब 2 अंक खिसक जाएगा। तो इस तरह से अगर हमने इसमें 10 का गुणा किया तो दशमलव हमारा लेफ्ट से राइट की ओर एक अंक खिसक जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3.333 डॉट डॉट ऐसे जो है बहुत से 3 है अभी इसके बाद, और ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। इसके बाद से क्या करते हैं, हमेशा जो भी लास्ट वाला समीकरण रहता है उसमें से हम उसके पहले वाले समीकरण को घटा लेते हैं। तो इसमें देखेंगे तो पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, इसमें तो बस 2 ही समीकरण है, तो दूसरे में से हम पहले को घटा लेंगे। लेकिन अगर संयोग से हमारा तीसरा समीकरण भी बनता है तो हम 3 में से किसको घटाएंगे, तब 2 को घटाएंगे। तो यहां पर तो हमारा केवल 2 ही समीकरण बन रहा है, तो इसमें हम दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटा लेंगे। तो लिखते हैं समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, तो समीकरण 2 माइनस 1 करें अगर तो 10x लेफ्ट वाला लेफ्ट में घटता है, ये देखिए लेफ्ट साइड है, और लेफ्ट साइड को किस में घटाया जाएगा, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड को राइट साइड में। तो 3.333 डॉट डॉट माइनस 0.333 डॉट डॉट ऐसे जो है 3-4 बार आप ले सकते हैं। अब देखिए दशमलव के बाद के जो नंबर हैं और इसके दशमलव के बाद के जो नंबर हैं वो सब सेम होंगे, तो ये घट करके दशमलव के बाद क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। दशमलव के बाद क्या आ जाएगा, 0। और 3 में से दशमलव के पहले 3 है और इसमें दशमलव के पहले 0 है, तो 3 में से जब 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 10x में से 1x घटाएंगे तो 9x हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 3/9, क्योंकि यहाँ गुणा के रूप में है, और जब इसको पक्षांतर करते हैं तो ये भाग के रूप में हो जाता है। तो 3 × 3 3 त्रिका 9, इस तरह से x बराबर 1/3 ये हमारा आंसर हो जाता है, और इसे हमने P/Q के रूप में व्यक्त कर दिया। तो इसी तरह से आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है 1.2727 इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा कि बार कितने नंबर पे है, तो बार 2 नंबर पे है, तो आपको गुणा करना होगा 100 का, क्योंकि जब एक संख्या पे बार रहेगा तो गुणे 10 करते हैं, और जब 2 संख्याओं पे बार रहता है तो गुणे 100 करते हैं, और जब 3 संख्याओं पे बार रहता है तो गुणे 1000 तक भी किया जा सकता है। और इसमें गुणा करने का उद्देश्य यह होता है कि दशमलव के बाद के जो नंबर हों वो सेम आ जाने चाहिए। चाहे आप 100 का गुणा करके ला दीजिए, चाहे आप 1000 का गुणा करके ला दीजिए, चाहे आप 10,000 का गुणा करके ला दीजिए, दशमलव के बाद के जो नंबर होने चाहिए वो सेम हो जाने चाहिए समीकरण 1 और 2 के। और उसके बाद तब आप समीकरण मतलब लास्ट वाले समीकरण में से पहले वाले समीकरण को घटा सकते हैं। तो इस तरह से परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण हो गया, या दशमलव निरूपण को हम परिमेय संख्या के रूप में अर्थात P/Q के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद से हमारी प्रश्नावली आती है, प्रश्नावली। और प्रश्नावली में आपको यहाँ पर देखना है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो निम्नलिखित संख्याओं को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। आप लोगों ने अंकों को तो संख्या रेखा पर बहुत बार निरूपित किया होगा, जैसे कि अगर हमें 5 को निरूपित करना होता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे लाइन खींच देते हैं, इस पे ले लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले लेते हैं, जिसमें ये 1 है 2 है 3 है 4 है, और ये हमारा क्या हो जाता है 5 हो जाता है। तो हम ऐसे जो है परिमेय संख्याओं को या संख्याओं को जो है हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर दिया हुआ है 1/5, और 1/5 को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो 1/5 का अर्थ क्या होता है, पिछली वीडियो में जब आपको 1A और B जब पढ़ाया गया था तो वहां पर हमने बताया था
कि 1/5 का अर्थ क्या होता है कि 5 हिस्सों में से एक हिस्सा, 5 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है वही क्या कहलाएगा, 1/5 कहलाएगा। तो यहां पर हम इनको संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको देखना होता है हर, पहले तो एक संख्या रेखा बना लेते हैं, ये हो गई, और ये हो गया हमारा 0। वैसे भी प्लस में है ये, तो माइनस की तरफ बनाने की जरूरत नहीं है, इधर जो है आपको लाइनिंग खींचने की जरूरत नहीं है। 0 1 2, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अगर हर में 5 होता है तो 0 और 1 के बीच में 5 बॉक्सेस तैयार करते हैं, 2 3 4 और 5। देखिए 1 2 3 4 बीच में कर दिए और ये कितना हो गया, 5। तो जो हमारा पहला वाला होता है इसको हम कहते हैं 1/5, और जो दूसरा वाला होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं 2/5, और ये जो तीसरा वाला होता है हमारा, इसको हम कहते हैं 3/5, और ये वाला जो चौथा होता है इसको कहते हैं 4/5, और ये जो पांचवा वाला है इसको कहते हैं 5/5। और 5/5 से मतलब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो कितना, 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, संख्या रेखा पर 1/5 को दिखाने के लिए, तो देखिए ये वाला जो है हमारा, यही क्या है, 1/5 है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर एक बार देख लीजिए इसी को, बहुत ही इजी होता है दर्शाना इनको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बना लेंगे, और इस संख्या रेखा पर हम 2 बॉक्स या 3 बॉक्स, जितना बॉक्स चाहे उतना ले सकते हैं, लेकिन आवश्यकता अनुसार जितनी हमें जरूरत हो। ये 0 का है, ये 1 का है, और ये हमारा 2 का है। तो हर में हम देखेंगे कि 5 है कि 7 है, कि अगर 7 होगा तो इसमें 7 बॉक्स आपको तैयार करना होगा। अगर 5 बॉक्स है तो 5 बॉक्स तैयार करना होगा। देखिए 1 बॉक्स हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया ये, और ये हो गया हमारा 5, यानी कि 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स और 5 बॉक्स। तो इसमें जो हमारा ये पहला वाला है ये 1/5 होता है, दूसरा वाला 2/5, तीसरा वाला 3/5, चौथा वाला 4/5, और जो पांचवा वाला होता है वो 5/5 होता है। इसका मतलब 1 हो जाता है। तो इस तरह से संख्या रेखा पर हम 1/5 को बहुत आसानी से दर्शा सकते हैं। इसके बाद से हमारा दूसरा क्वेश्चन है -2/5। तो इसे भी दर्शाना बहुत ही इजी है। यहां पर क्या ले लेंगे हम, 0, और हमें किस डायरेक्शन में जाना है, माइनस की ओर जाना है। तो ये हो जाएगा हमारा -1, और ये हो जाएगा -2। तो अब क्या करना है, हर में हम देखेंगे, हर में कितना दे दिया है, 5 दे दिया है। तो जब हर में 5 दे दिया है तो इसमें हमें कितने बॉक्स बनाने पड़ेंगे, 5 बॉक्स। 1 बॉक्स तैयार हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये एक 5 जो पहले से लाइन खींची हुई है। तो हमें क्या दर्शाना है, 2/5, और ये वैसे भी देखिए ये माइनस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये सब वैल्यू जो जितनी भी वैल्यू लिखी जाएंगी वो सब वैल्यू माइनस में ही आएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाता है -1/5 का, लेकिन हमें क्या दर्शाना है, -2/5 दर्शाना है। तो ये पहला हो गया, और ये जो दूसरा होगा हमारा, दूसरे को तीर द्वारा दिखा करके आप लिख सकते हैं -2/5, और यही हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह से हम दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 3 सही 2/7, 3 सही 2/7। तो इसको हम अगर शुद्ध भिन्न में बदलते हैं तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, 21 दू 23, 23/7। अब 23/7 को हम कैसे दर्शा सकते हैं, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा लेंगे, और इस संख्या रेखा पर 0। अब देखिए कितने आपको बॉक्स लेने पड़ेंगे, बड़े वाले कितने नंबर लेने पड़ेंगे। तो आपको 7 का पहाड़ा पढ़ के देखिए, 23 या 23 से कम कब होता है, तो 7 त्रिक 21, यानी कि 3 बॉक्स तो ये क्लियर लेगा, और 21, 22, 23 2 बॉक्स और अगले वाले बॉक्स में लेगा, यानी कि आपको कम से कम बनाने पड़ेंगे इसमें 4।
1 2 3 और ये 4। तो अब इसमें आपको 0 से 1 के बीच में कितने बॉक्स तैयार करने होंगे? तो हर जितना हर होता है उतने ही बॉक्स। 1 2 3 4 5 6 और 7 हो जाएगा, क्योंकि 6 लाइन जब खींचेंगे तो 7 बॉक्स हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। तो पहली लाइन, ये जो पहला वाला है हमारा, ये कितना होता है? तो 1/7 होता है। जैसा कि इसमें होता है 1/5, वैसे ही इसमें कितना हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा। 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7। तो इसी तरह से ये कितना? ये 7/7 हो गया। ये 14/7 हो जाएगा। ये 21/7 हो जाएगा। और ये 22/7 और ये 23/7 हो जाएगा। 23/7 गिन के देखिए आप। 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10 11 12 13 14/7, ऐसे जो है सबके बटे 7 होगा। और यहां पर आएगा तो 21/7 22/7 और ये 23/7 23/7 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। और फिर हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे दर्शाया जाएगा? तो देखिए 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 8 हो जाए या उससे कम हो जाए। तो 3 दूनी 6, यानी कि 2 बार में जा रहा है, लेकिन अभी भी 2 जो संख्याएं हैं वो बच रही हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कम से कम हमें बनाना होगा 3 लाइन, कम से कम 3 लाइन, 3 बॉक्स जो है हमें बनाने होंगे। तो ये हो गया हमारा 0 1 2 और ये 3। तो यहां पर हो गया 1 2 3। अब इसमें कितने बॉक्स देने हैं आपको? तो 3 बॉक्स देने हैं। 1 2 3, 3 बॉक्स हो जाएगा। 1 2 और ये 3, 1 2 और ये देखिए 3 हो गया। तो इस तरह से 3 बॉक्स बना लेंगे, क्योंकि हर में जितना होता है उतने ही बॉक्स बनाए जाते हैं एक बॉक्स में। अब ये कितना हो जाएगा? 1/3 का हो जाएगा। ये 2/3 का होगा। ये 3/3, ये 4/3 होगा। ये 5/3 होगा। ये 6/3 होगा। ये 7/3 होगा। 8/3 होगा। ये 9/3 होगा। तो आपको कितना दर्शाना था? 8/3 दर्शाना था। तो 8/3, 8/3 देखिए यहां पर है 8/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें ये जो है नंबर थोड़े कम लिखने थे, इसलिए हमने लिख दिया। लेकिन इसमें जो है नंबर ज्यादा लिखने पड़ते, जैसे 1/7 2/7 3/7, बहुत ज्यादा नंबर लिखना पड़ता, तो ये उतना अच्छे से समझ में नहीं आता, इसलिए हमने नंबर नहीं लिखा, डायरेक्ट ही इसको 23/7 लिख दिया। तो इस तरह से जो है आप किसी भी परिमेय संख्या को जो P/Q के रूप में है उसे संख्या रेखा पर आसानी से निरूपित कर सकते हैं। और इसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं? तो देखिए अभी पीछे आप लोगों को बताया गया जस्ट कि कैसे हम इसे जो है दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं कौन सी संख्या को। तो देखिए 1/30 क्या होगा? शांत होगा कि अशांत होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। 1/27 क्या होगा? 3/5 क्या होगा? 1/15 क्या होगा? तो इसके लिए हमने आपको बहुत सस्ता वाला तरीका बता रखा है, बहुत आसानी से आप उस तरीके से आप पता कर सकते हैं। एक तो आपको पहले से ही बहुत सस्ता वाला तरीका पता होगा कि 30 से 1 में भाग दे देंगे, अगर कट जाएगा तो शांत हो जाएगा और यदि नहीं कटेगा तो अशांत हो जाएगा। एक तो तरीका ये होता है जो आप लोगों को कक्षा 3 4 5 से ही पढ़ाया जाता है भाग, लेकिन अब यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा जो अपने टैलेंट को बदलना है और आपको क्या करना है, 1/30 का यानी कि हर का अभाज्य गुणनखंड कर देना है। 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो इसका जो हर है वह 2 पर्यम 5 पर्यम के रूप का नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने आपसे कहा था कि खाली 2 आने चाहिए
या तो 5 आना चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों साथ में आने चाहिए। लेकिन इनके अलावा अगर कोई और नंबर दिख जाता है तो वह अशांत हो जाता है। तो यह क्या हो जाएगा? अशांत। तो यहां पर आप लिख दीजिएगा अशांत। 1/27 को व्यक्त करना है, दूसरा क्वेश्चन 1/27 को। तो 1/27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो इसका भी क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। और ये 3/5 का देखिए तीसरा, 3/5 है, तो ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कि शांत होगा, क्योंकि इसके हर में केवल और केवल क्या है? 5 है। तो जिसके हर में केवल और केवल 5 होता है उसे हम क्या कहते हैं? शांत कहते हैं। अब ये चौथा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/15। तो 1/15 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 गुणे 5 लिख सकते हैं। और 1/3 गुणे 5, इसका मतलब इसका भी हर क्या है? 2 पर्यम 5 पर्यम के रूप का नहीं है, इसके लिए इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत। और अशांत क्या आएगा? अनावर्ती आएगा कि आवर्ती? तो आप लोगों को पीछे हमने चिल्ला चिल्ला के बताया है कि अशांत आवर्ती आएगा, अशांत आवर्ती आएगा, अनावर्ती नहीं हो सकता। क्योंकि अनावर्ती किसका आता है? अपरिमेय संख्याओं का। जैसे करड़ी में 2 हो गया, करड़ी में 3 हो गया, करड़ी में 5 हो गया, करड़ी में 7 हो गया। इनका यदि हम दशमलव निरूपण करते हैं तो इनका अशांत के साथ साथ अनावर्ती आता है। अशांत के साथ साथ क्या आएगा? अनावर्ती दशमलव प्रसार इनका आता है। तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। और इसके बाद से हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। और तीसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या, निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या p/q के रूप में बदलिए। तो परिमेय संख्या p/q के रूप में इसे बदलना है हमें। तो इसको बदलने के लिए देखिए तरीका तो बहुत ही आसान है, जो कि पीछे आप लोगों को हमने बताया भी है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये वाला। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसको मान लेते हैं। माना x बराबर 0.234 234 234 डॉट डॉट, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद से हमने क्या कहा था कि अगर एक संख्या पर बार हुआ तो 10 का गुणा करना है, अगर 2 संख्या पर बार हुआ तो 100 का गुणा करना है, और यदि 3 संख्या पर बार हुआ तो उसे हम 1000 से गुणा करेंगे, और यदि 4 संख्या पर बार हुआ तो उसे 10,000 से गुणा करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे? 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि 2 पर भी बार है, 3 पर भी है और 4 पर भी है। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में 1000 का गुणा करने पर, 1000 का गुणा करने पर, तो जब 1000 का गुणा करेंगे तो लेफ्ट में भी गुणा होता है और राइट में भी गुणा होता है। तो कितना हो जाएगा? 1000x बराबर, और जब इसमें गुणा करेंगे तो दशमलव कितने अंक खिसक जाएगा? तो पीछे भी हमने आप लोगों को बताया कि जब हम दशमलव वाली संख्या को, जैसे 2.23468 में यदि हम 1000 का गुणा करेंगे तो 2 2 3 4 6 8, ये तीनों जीरो जो होंगे इसके दशमलव को 3 अंक और आगे की ओर खिसका देते हैं। मतलब 2 3 4 के बाद लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर दशमलव आ जाएगा इनका 2234.68 हो जाएगा। तो यहां पर भी वही काम करते हैं। 1000x बराबर, तब इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 4 के बाद दशमलव यहां पर आ जाएगा, यानी कि 2 3 4 दशमलव 2 3 4 2 3 4 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट बहुत बार ये हो सकता है, जितनी बार भी आप लिखना चाहें। तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार जो है रिपीट कर देते हैं, बाकी रहने देते हैं वैसे ही। अब क्या करेंगे हम? समीकरण
समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, तो समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे तो फिर 1000 में से x घटेगा, यानी कि 1000 माइनस 1000 x माइनस x बराबर, अब 234,234,234,234 डॉट डॉट माइनस 0.234, क्योंकि देखिए राइट वाले में से इस वाले राइट को हमें घटाना होगा, तो जीरो, ये तो है हमारा 0.234 234 234 डॉट डॉट। अब देखिए इसमें दशमलव के बाद वाले जो नंबर हैं और इसमें भी दशमलव के बाद वाले जो नंबर हैं वो क्या हैं, बराबर हैं, और जब बराबर होंगे तो घटाया जाएगा, तो दशमलव के बाद नंबर क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे सब, और आगे क्या बचेगा 2 3 4, क्योंकि 234 में से अगर जीरो घटाते हैं तो 234 ही आता है, और 1000 x में से अगर x को घटाते हैं तो 999 x आएगा, और x बराबर हो जाएगा 234/999। ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा, और इसे हमने P अपान Q के रूप में व्यक्त कर दिया। तो इस तरह से हम आसानी से P अपान Q के रूप में इसे व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न नंबर 3 के, अभी ये तो पहला क्वेश्चन था, तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 1.254। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि 5 4 पर ही केवल बार है, बाकी किसी नंबर पे बार नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको माना x बराबर 1.25454 डॉट डॉट, ऐसे जो है कई बार, या मतलब 3 4 बार ही लिखते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं, ज्यादातर नहीं लिखा जाता है इसमें, क्योंकि ये अनंत बार होता है, तो लिखेंगे तो लिखते ही रह जाएंगे। अब इसके बाद से, अब इसमें कितने का गुणा करना होगा हमें, तो इसमें हमें गुणा करना होगा, देखिए 2 ही नंबर पे है बार, 2 नंबर पे ही केवल बार है, तो अगर हम केवल 100 का गुणा करते हैं इसमें, तो देखिए दशमलव जो है यहाँ पर आ जाएगा, दशमलव जो है यहाँ पर आ जाएगा हमारा, और जब दशमलव यहाँ पर आएगा यानी कि 125.454545 ऐसे आएगा। तो बताइए अब इसके दशमलव के बाद वाले जो नंबर हैं और इसके दशमलव के बाद वाले नंबर क्या सेम हो रहे हैं, ये 2545 है, ये 4545 है, तो समान नहीं होगा, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे 100 का, पहले जो है इसमें गुणा कितने का कर देंगे, 100 का। लिखेंगे समीकरण 1 में 100 का गुणा करने पर, 100 का गुणा करने पर, तो अगर 100 का गुणा करते हैं तो 100x बराबर दशमलव 2 अंक खिसक जाएगा, यानी कि 125.4545 डॉट डॉट ऐसे जो है ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। और इसके बाद से अब हम क्या करेंगे, तो इसके बाद से समीकरण 2 में देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ चुका है, 4545, 1.254, 1 और ये क्वेश्चन जो है गलत टाइप हो गया है, ये क्वेश्चन जो है आपका गलत टाइप हो गया है, इसको इरेज करके हम क्वेश्चन को सही कर देते हैं, ये क्वेश्चन गलत टाइप हो चुका है। ये क्वेश्चन है हमारा दूसरा, 0.125, 0.125, ये हमारा क्वेश्चन है, ये गलत है।
अब इसको हम हल करते हैं और इस पे बार है 5 4 पे। तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे, तो माना एकदम तरीका वही रहता है, माना x बराबर 0.12545454 डॉट डॉट और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और फिर इसमें 100 का गुणा कर दें तो 0.2 अंक खिसक जाएगा। समीकरण 1 में 100 का गुणा करने पर, 100 का गुणा करने पर, तो 100 का गुणा करेंगे तो लेफ्ट का गुणा करेंगे तो 100x हो जाएगा, और राइट में जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12.545454 और ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। इसके बाद से अब हम देखते हैं, दशमलव के बाद 1 2 है और इसमें दशमलव के बाद 5 4 है, तो घटाने पर दशमलव के बाद जो है शून्य नहीं आएगा। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि फिर से समीकरण 2 में अगर हम 100 का गुणा करते हैं इसमें, तो 0.2 अंक के बाद हो जाएगा, यानी कि इसमें 0.54 है तो 0.54 फिर यहाँ पे 0.54 ही आएगा, 0.54। इसलिए हम क्या करेंगे, फिर से समीकरण 2 में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें गुणे 1000 10,000 भी कर सकते हैं, यानी कि 10,000 का गुणा अगर कर देंगे तो 0.1 2 3 4 अंक तक खिसक जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमने 100 का गुणा कर रखा है, फिर 100 का ही गुणा कर दे रहे हैं, तो ये 100 का गुणा कितने का हो जाएगा, 10,000 का गुणा हो जा रहा है। तो इसलिए आप चाहे तो डायरेक्ट 1 में 1000 का गुणा करके तब समीकरण 3 बना लीजिए, लेकिन हमने क्या किया कि समीकरण 2 में ही 100 का गुणा करके और इसको जो है 10,000 के बराबर जो है कर लिया है। तो 100 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 10,000 x बराबर, इसमें 100 का गुणा कर रहे हैं समीकरण 2 में तो 0.2 अंक खिसक जाएगा, यानी कि 1254.5454 डॉट डॉट इस तरह से ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर 3 बनने के बाद अब हमने क्या बताया था कि 3 में से ही हमेशा 2 को घटाएंगे, यानी कि 4 तक रहेगा समीकरण तो 4 में से 3 को घटाएंगे, अगर 2 तक रहेगा तो 2 में से 1 को घटाएंगे, अगर 3 रहेगा तो 3 में से 2 को घटाएंगे। तो यहां पर 3 तक है हमारा समीकरण तो 3 में से 2 को घटा लेंगे, यानी कि समीकरण 3 माइनस 2 करने पर, समीकरण 3 माइनस 2 करने पर, तो समीकरण 3 में से 2 को अगर घटाते हैं तो 10,000 में से 100 घटेगा, तो 10,000 x माइनस 100x बराबर, अब 1254.5454 डॉट डॉट माइनस घटाया जा रहा है, कितना घटाया जाएगा, 12.545454 डॉट। अब देखिए दशमलव के बाद 5 और 4 आया है और इसमें भी दशमलव के बाद 5 4 आया है, तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पूरा ही 0 0 0 आएगा तो एक ही बार 0 लिख सकते हैं। अब 1254 में से 12 आपको घटाना है, तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, और 5 में से 1 घटाएंगे 4 बचेगा, यानी कि 1242। और 10,000 में से यदि 100 घटा लें तो कितना हो जाएगा, 10,000 में से अगर हम 100 घटा लें तो कितना हो जाएगा, 9,900, यानी कि 9900 x हो जाएगा। और x को यहीं रहने दें, x को यहीं रहने दें और 9900 को उधर भेज दें, तो 1242 बटे 9900। अब इसको चाहें तो आप कैंसिल करके इसको छोटे रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि सरल इसको कर सकते हैं। जैसे अगर 2 से काटते हैं इसको तो 2 छके 12, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, और इसको यदि हम 2 से काटते हैं तो 2 चौको 8, 19 हो गया, 2 नवा 18, बचा 1,
और ये 10 हो गया, तो 2×5 = 10 और 0, यानी कि 4950 हो जाएगा। इसी तरह से अगर इनको हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते जाएं तो ये हो जाएगा हमारा 5950, ये जो है 59 और 550 हो जाएगा, यानी कि हो गया 59/550, ये हमारा, यानी कि x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 59/550, और हमने 0.1254 को दशमलव के रूप में p/q के रूप में व्यक्त कर दिया। तो आशा करते हैं ये जो तरीका है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर दिक्कत होती है तो फिर इसको एक बार और रिपीट करके देख लीजिए, जिससे कि एकदम क्लियर हो जाए। इसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखना है और बताना है कि दशमलव प्रसार किस रूप में है। तो आपको अब वही तरीका अपनाना पड़ेगा, भाग विधि वाला। तो 100 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। 100 से यदि 36 में भाग देते हैं, वैसे तो डायरेक्ट ही दिख रहा है इसका 0.36, लेकिन भाग दीजिए, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 बार में जाएगा, 300 हो जाएगा, और फिर 60 बचेगा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो 100 को 6 बार में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 600, और इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा। तो आया 36/100 बराबर कितना, 0.36, और कहा है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो दशमलव प्रसार क्या लिखेंगे इसका, शांत। और 1/11 का है, तो 11 से भाग दे दीजिए आप 1 में। तो 11 से अगर हम 1 में भाग देते हैं तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अभी भी देख रहे हैं कि भाग नहीं जाएगा, तो 0 बढ़ाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो 11×9 = 99 हो जाएगा। और फिर 1 आएगा, दशमलव लगा ही है, 0 बढ़ा देंगे दशमलव के कारण, अभी भी भाग नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ 0 बढ़ाना होगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ेगा, तो 11×9 फिर से क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा, और फिर 1 बचेगा। फिर वही प्रक्रिया, 9 बार में जाएगा, फिर 0 बार में, फिर 9 बार, फिर 0, फिर 9 बार, फिर 0 बढ़ा के 9 बार में ले जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1/11 बराबर 0.090909 ... और ये कैसा है, तो लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती। आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं 0.09 पर बार, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि बार बार रिपीट कौन हो रहा है, 09 09 09, तो 09 जो है रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको 0.09 भी हम कह सकते हैं। तो आपसे पूछा गया था निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो प्रत्येक का दशमलव प्रसार, तो पहले का दशमलव प्रसार शांत है और दूसरे का दशमलव प्रसार जो है अशांत आवर्ती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में व्यक्त किया, अभी वही वाला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन ही है। और निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है ये आपको बताना है, तो फिर वैसे ही कर सकते हैं आप। इसको जो है शुद्ध भिन्न में बदलिए, साधारण भिन्न में। तो 8 चौको 32 1 33, 33/8। अब क्या करना है आपको, 8 से भाग देना है 33 में, 8 चौक 32, 1 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 8 एकन्नम 8, फिर कितना बचेगा, 2 दशमलव लगा है, 0 बढ़ा देंगे, 8 दूनी 16, और फिर कितना बचेगा, 4 दशमलव लगा है, 0 बढ़ाएंगे, 8 बचे 40, यानी कि 4 सही 1/8 को हम दशमलव रूप में 4.125 लिख सकते हैं, जिसका दशमलव प्रसार क्या है, तो शांत है। फिर इसी तरह से 3/13 का भी आप देख सकते हैं, ये तो लगा सकते हैं आप लोग, खुद एक्सरसाइज कर लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा 3/13 का। और इसके बाद से फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है, अभी देखिए 2/11 का और 329/400 का, इसका भी दशमलव प्रसार जो है आपको ज्ञात करना है। तो दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सा भाग दिए होंगे आप लोग। 11 भागा 2 ये कर लीजिएगा, ये 400 भागा 329 कर लीजिएगा। इस तरह से इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये आप खुद से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद से हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां। हम जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं। क्या आप बिना लंबी विभाजन या बिना भाग दिए बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार जो है क्या होगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे लेंगे 1 में, 7 से भाग दे लेंगे 1 में। तो भाग दे के देखते हैं, 7 से भाग देंगे 1 में, भाग नहीं जाएगा, 0 दशमलव मतलब दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10। अब इसको एक बार में ले जाएंगे तो हो जाएगा 7, यानी कि यहाँ पे 3 हो गया। दशमलव लगा है, आप यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, 7 चौको 28 हो जाएगा। और फिर बचेगा कितना, 2 बचेगा। दशमलव लगा है, 0 आप बढ़ा सकते हैं, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। और कितना बचेगा, फिर 6 बचेगा। दशमलव लगा है, फिर आप 0 बढ़ा सकते हैं। अब इसको 7/56 8 बार में ले जा सकते हैं, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। दशमलव लगा है, 0 बढ़ा दीजिए यहाँ पे, 7 सते 7 पचे 35, 7 सते 49 हो जाएगा, 7 पचे 35, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। दशमलव लगा ही है, 0 बढ़ा दीजिए, 7 सते 49, और फिर कितना आ रहा है, 1। अब देखिए पहले भी ये शुरुआत में कितना था, 1 था, और अभी कितना हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/7 बराबर कितना है, 0.142857। फिर से अगर इसको और आगे बढ़ाते हैं तो फिर क्या मिलेगा, 1428557 डॉट डॉट, इस तरह से जो है ये संख्या मिलती जाएगी हमें। तो ये बताया है, हम जानते हैं कि, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन सभी संख्याओं पे, यानी कि 6 संख्याओं पे हम क्या लिख सकते हैं, बार लिख सकते हैं, जैसा कि इसने दिखा रखा है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, इसका दशमलव प्रसार, इन सभी का दशमलव प्रसार आपको बताना है। तो 2/7 का अगर दशमलव प्रसार लिखना है, तो देखिए 2/7 का मान, 2/7 का मान ज्ञात करने के लिए 2/7 का मान ज्ञात करने के लिए आपको इसमें देखना है कि शेषफल कब 2 आया था। इसमें आपको यह देखना है कि शेषफल कब 2 आया था। तो ज्ञात करने के लिए शेष हम देखते हैं कि शेषफल कब 2 आया है। शेषफल कब 2 आया है, तब उससे संबंधित आगे हम लिखते हैं। और कैसे लिखेंगे, 2/7 है तो बराबर, देखिए 7 से भाग देंगे आप किसमें, 2 में। तो देखिए यहां पर है आपका 2, 7 से आप 2 में भाग देंगे, तो 7 से 2 में भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, और उसके बाद से ये 20 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यानी कि 7 दूनी 14, यानी कि यहां पर आपका कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 आएगा। 2 के बाद फिर क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे 6 बचेगा, 60 हो जाएगा। फिर 7/56, यानी कि 2 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा, 2 के बाद 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, और उसके बाद से 1 आएगा, और फिर 4 आएगा,
फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा। मतलब यहां से देखिए 2 आया, फिर क्या आएगा 8 आएगा, तब उसके आगे क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने भाग करके देखा है। फिर 7 आएगा, फिर क्या आएगा 1 आएगा, फिर 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7, इस तरह से ये जो संख्या है ये चलती रहेगी चलती रहेगी। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पूरा नहीं लिखेंगे, 2 8 5 7 1 4 लिख करके और इसके ऊपर हम दे देंगे बार। तो ये हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार। और इसके बाद से इसी तरह से अगर 3/7 का आपको निकालना है तो 3/7 का तो आप देखिए कि शेषफल कब 3 आया था इसमें, तो शेषफल यहाँ पर 3 मिल रहा है हमें, शेषफल यहाँ पे 3 आया है। और जब शेषफल यहाँ पर 3 है तो देखिए ये दशमलव लगाएंगे आप, पहले 0 भी आगे लिख सकते हैं, इसके भी आगे 0 लिख सकते हैं, दशमलव लगाएंगे तो ये कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा। और 7 का पहाड़ा कितनी बार में पढ़ेंगे तो ये 30 के आसपास पहुंचेगा, तो 7 चौको 28, यानी कि पहले क्या आ रहा है 4, तो 4 लिख लेंगे। और 4 यहां से देख लेते हैं, 4 लिखने के बाद चाहे यहां देख लीजिए, 4 लिखने के बाद तब क्या लिखेंगे 2 8 5 7, 2 8 5 7, उसके बाद से क्या आएगा 1, उसके बाद 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 8 5 7। तो देखिए 1 तक के बाद फिर से क्या आ रहा है 4 आ रहा है ना, तो 4 तो पहले ही लिख चुके हैं हम, इसलिए आगे ना लिख करके अब हम क्या करेंगे इसी पर बार देंगे। इसका मतलब ये जो है संख्या बार बार 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 इस तरह से रिपीट होती रहेगी। फिर 4 का अगर हम निकालते हैं तो 4 का निकालने के लिए 4/7 का अगर निकालना है तो 0 अब देखिए शेषफल 4 कब आया था, तो इसमें देखेंगे तो शेषफल यहाँ पर हमें 4 मिल रहा है। तो 7 से जब आप 4 में भाग देंगे, ऐसे सोचिए 7 से जब 4 में भाग देंगे तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 पचे कितना आएगा 35। तो इसका शुरुआत कहां से होगा 0.5 से, तो 0.5 5 देखिए इसमें कहां पे है, यहाँ पे 5 के बाद 7 1 4 2 8, 7 1 4 2 8, फिर 5 आ जाएगा, तो 5 को फिर से रिपीट नहीं करना है, इसके ऊपर बार दे देना है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद से फिर हमारा दिया है 5/7, तो 5/7 का भी देख लें, 5/7 बराबर, अब हम इसमें 0 अब ये बताइए 7 से 5 में भाग तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे तो ये 50 हो जाएगा, यानी कि 7 7 49, 7 आएगा पहला। तो जब पहले 7 आएगा तो 7 के बाद फिर क्या आने वाला है, 7 के बाद आने वाला है 1 4 2 8 5, यानी कि 1 4 2 8 5, फिर 7 आएगा। तो इस तरह से इसका दशमलव प्रसार हम लिख सकते हैं। और फिर 6.7 का कहा है तो 6.7 का भी देख लीजिए, 0 ये कितना हो जाएगा 60, तो 7 बटे 56, तो 8 आ गया। 8 के बाद से क्या मिल रहा है 8 5 7 1 4 2, ये वाला इसका हो जाएगा, यानी कि 8 5 7 1 4 2, और इस पर क्या लगा देंगे हम बार लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इस सवाल में क्या कहा था, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, तो देखिए यहाँ पे कहीं भाग नहीं दिया गया, बस भाग इसके लिए दिया गया था, बाकी किसी के लिए भाग नहीं दिया गया था। अगर आप चाहते हैं कि ये भाग भी 9 दें तो नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी भाग करके इसने दे रखा है, तो इससे भी आप काम चला सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, 1.5 घंटे के आसपास हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर जो आगे के क्वेश्चन हैं, अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन को जो है अगले सेक्शन में जो है आप लोगों को अगले सेशन में पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा।